अपनी आराम गाह में दाखिल होकर मैंने बहुत सुकून महसूस किया था। दिल से बहुत बड़ा बोझ हट गया था। जनरल टेरेस के सामने मेरी पोजीशन खराब हो सकती थी और फिर मैं किसी कीमत पर ये नहीं बर्दाश्त कर सकता था कि किसी यहूदी को मेरे नाम पर इतना बड़ा फायदा हासिल हो। हालांकि पहले मैंने फैसला किया था कि जनरल को अभी सूरत हाल से आगाह नहीं करूंगा और अपने तौर पर ही कुछ करूंगा, लेकिन अचानक ही मेरी जबान जनरल के सामने खुल गई थी और अब एहसास हो रहा था कि ये दूसरा फैसला ही दुरुस्त है। अपने बारे में क्या कह सकता था कि कब कैसे हालात का शिकार हो जाऊं। मुमकिन है गोइटे हिल से कहीं जाना ही पड़ जाए और बेचारा जनरल टेरेस हालात से बेखबर ही रहे। अब कम से कम जनरल ये समत संभाल लेगा और वो लोग कोई फायदा हासिल न कर सकेंगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं चौंक पड़ा। मैंने दरवाजा खोला तो जेम्स मॉर्ले खड़ा था। वो मुझे देखते हुए बोला, हेलो अली। मैंने सर्द लहजे में कहा, आओ। जेम्स मॉर्ले अंदर आ गया। बोला, दिली मुबारकबाद अली। वो सब कुछ हो गया जो कंपनी चाहती थी और इसका सेहरा तुम्हारे सर है। तुमने जो कुछ किया है वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। तुम्हारे लिए एक पैगाम है। मैंने सर्द महरी से कहा, क्या? वो बोला, काल्मो कैंपो चले जाओ, सरबराहान तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैं चंद लम्हात जेम्स मॉर्ले को देखता रहा, फिर मैंने कहा, सार्डान में अब मेरी जरूरत तो नहीं है? वो बोला, मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन इसका सही जवाब तुम्हें काल्मो कैंपो में मिलेगा। मैंने पूछा, कब जाना है? उसने कहा, कल सुबह। ग्रेस्टोन की गाड़ी तुम्हें वहां तक ले जाएगी, दूसरे मामला तुम खुद हैंडल करोगे। मैंने सवालिया अंदाज में कहा, दूसरे मामलात? जेम्स मॉर्ले ने कहा, मेरी मुराद जनरल वगैरह की इजाजत से है। फिर एक आंख दबा कर बोला, तुम खुद भी अपनी महबूबा से मुलाकात के लिए बेचैन होगे? मैंने कहा, और कुछ जेम्स मॉर्ले? वो बोला, नहीं, बस कल सुबह। इससे ज्यादा तुम्हारे पास इस वक्त रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए खुदा हाफिज, जेम्स मॉर्ले ने कहा और फिर वो गर्दन खम करके चला गया। दूसरी सुबह नाश्ते पर मैंने जनरल से इजाजत तलब की तो वो चौंक कर मुझे देखने लगा। उसने पूछा, क्यों? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेस्टोन के कुछ सरबराहान मुलाकात करना चाहते हैं। जनरल ने पूछा, मैं कोई इंतजाम करूं? मैंने कहा, अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है, इत्मीनान रखें। हाँ, मैंने जो कुछ तुम्हें बताया है उस पर पूरी तवज्जो रखना। मुमकिन है कोई और जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाए और मैं मसरूफ हो जाऊं, लेकिन गोइटे हिल की दौलत जाया नहीं होनी चाहिए। जनरल ने कहा, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। मैंने कहा, जरूर वापस आऊंगा, लेकिन कब, इसके बारे में कोई वादा नहीं कर सकता। जनरल ने कहा, कैथी से मेरी काफी गुफ्तगू हुई है इस बारे में। हमने एक मंसूबा बना लिया है। तुम इत्मीनान रखो, ग्रेस्टोन को ऐसे जाल में फांसा जाएगा कि वो लोग चौकड़ी भूल जाएंगे। मैं उसके सारे असासे तक जब्त कर लूंगा। मैंने तिल मिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए जनरल। अगले रोज वक्त मुकर्रा पर ग्रेस्टोन की गाड़ी आ गई। मुझे इस बारे में इत्तला दी गई तो मैं तैयार हो गया। कैथी और टेरेस ने मुझे रुखसत करते हुए कहा, अली, हम तुम्हारी वापसी का इंतजार करेंगे। तुम्हारे कदम हमारे लिए हमेशा मुबारक होते हैं। सार्डान की कानकुनी का ठेका देकर हम खुश हुए थे कि चलो अली के लिए कुछ तो किया, लेकिन ये खुशी भी हमें न मिल सकी, बल्कि तुम उल्टा हमें प्लेटिनम के ज़खायर देकर जा रहे हो। मेरा बदतरीन दुश्मन लिमाटू तवील अरसे से मेरे लिए दर्द सर बना हुआ था। न जाने कब तक वो आज़ाद रहकर मुझे नुकसान पहुंचाता रहता। तुम्हारी वजह से वो भी रास्ते से हट गया और हम पर तुम्हारे कुछ और एहसानात हो गए। मैंने कहा, दोस्तों का दोस्तों पर कोई एहसान नहीं होता जनरल, खुदा हाफिज। ये कहकर मैं बाहर निकल आया। एक शानदार लैंड रोवर जिस पर ग्रेस्टोन का मोनोग्राम चिस्पा था मुझे लेकर चल पड़ी। मेरे साथ एक ड्राइवर और दो और अफराद थे जो बहुत मुअद्दब नजर आ रहे थे। काल्मो कैंपो तक का सफर किसी खास वाक़े के बगैर तय हो गया। रास्ते में ज्यादातर सोचता ही रहा था। बिलाखिर काल्मो कैंपो आ गया। मुझे सुर्ख पत्थरों से बनी हुई एक कला नुमा इमारत में पहुंचा दिया गया। इमारत के एक वसीओ वरीज कमरे में, जो इंतहाई आला दर्जे के स्याह फर्नीचर से आरास्ता था, मेरी मुलाकात दो अफराद से हुई। उनमें एक कोताह कद और शानों के अंदर धंसी हुई गर्दन का फरवा अंदाम अधेड़ उम्र शख्स था, जिसने चुगासा पहना हुआ था। चमकदार हीरों की 10 अंगुश्तरियां उसके दोनों हाथों की उंगलियों में चढ़ी हुई थी। दूसरी शख्सियत एक पागल कर देने वाली हद तक खूबसूरत लड़की थी, जिसने सफेद लिबास पहना हुआ था। गले से घुटनों तक बेदाग सफेद हीरों की माला पड़ी हुई थी। एक एक उज्व सांचे में ढला लगता था। खद्दोखाल इतने दिलकश थे कि निगाह जम कर रह जाए। मैंने एक निगाह उस पर डाली और उसका एक एक नक्श मुस्कुरा दिया। यूं ही महसूस हुआ जैसे वो सर से पांव तक हंस पड़ी हो। कोताह गर्दन और छोटी चमकीली आंखों वाले ने मुझे देखा और एक मकरूह मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल करते हुए बोला, एब्रन हॉल की तारीखी शख्सियत से मुलाकात मेरे लिए बेहद सनसनीखेज है। अली यार खान पाकिस्तानी को मैं खुशामदीद कहता हूँ। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, सॉरी दोस्त, तुमसे तारुफ हासिल के बगैर मुसाफा करना मुमकिन नहीं। हम पाकिस्तानी सिर्फ उससे मुसाफा करते हैं जिसे सच्चाई से दोस्त मानते हों। मुनाफिकाना मुसाफा हमारे मजहब में जायज़ नहीं। तुम कौन हो?
लड़की आहिस्ता से बोली, सरकश, मगरूर, दिलकश। कोताह कामत ने कहा, और जाहिल। ये कहकर वो हंस पड़ा। मैंने तंजिया कहा, यहूदी हो? वो बोला, हाँ, मोशे हरमूस के नाम से पुकार सकते हो मुझे। मैंने कहा, काफी है, तुम्हारे सर से पांव तक बनावट इसका इजहार करती है। लड़की बोली, निडर, शेर से ज्यादा। मोशे हरमूस ने कहा, इसके लिए रिंग मास्टर का हंटर जरूरी है। रिंग मास्टर को बुला लो बेबी। लड़की बोली, इतनी जल्दी भी क्या है डैडी, कुछ बातें करें इससे। फिर मुझसे बोली, तो तुम्हारा नाम अली यार खान है? मैं मुस्कुरा कर उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, बड़ी कहानियां वाबस्ता हैं तुम्हारे नाम से। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी कौम रात के वक्त मेरा नाम नहीं लेती क्योंकि उसके बाद उसे नींद नहीं आती। वो आगे बढ़कर हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, वेरी गुड, मुझसे दोस्ती कर लो। क्योंकि मेरी माँ यहूदी नहीं थी, वो नस्लन आयरिश और पक्की क्रिश्चियन थी। उसने मरते वक्त तक यहूदी मजहब कबूल नहीं किया था। मैंने कहा, तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट देखे बगैर ये मुमकिन नहीं है। उसने हैरानी से पलकें झपकाते हुए मुझे देखा। ब्लड रिपोर्ट? मैंने कहा, अगर उसमें यहूदियत के जरासीम हुए तो मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। कोताह कामत ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा, ओ बेबी, हर वक्त की फजूलियात अच्छी नहीं होती, रिंग मास्टर को बुलाओ। ये कहकर वो खुद ही उठ खड़ा हुआ। उसकी चाल बड़ी मजे का खेज थी। हर 2 कदम चलने के बाद वो फुदकता जरूर था। फिर उसने एक दीवार के करीब लगे बटन पर उंगली रख दी, लेकिन उसी वक्त दरवाजे से आवाज आई, मैं आ गया हूँ मोशे हरमूस, फिक्र मत करो। मोशे हरमूस ने कहा, ओ रिंग मास्टर, इस जंगली बिल्ले को संभालो, खुर्राए जा रहा है। मेरी गर्दन भी घूम गई। दरवाजे में मेरा कदीम दुश्मन ऑलिव हावर्ड खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट का अंदाज फातिहाना था। मैं खामोशी से उसे देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, तो ये है तुम्हारा रिंग मास्टर मोशे हरमूस। मेरे लहजे में तंज था। वो बोला, ये शख्स बहुत ज्यादा दलेरी का मुजाहरा कर रहा है हावर्ड, मुसलसल मेरी तौहीन किए जा रहा है। हालांकि मैंने इसका इस्तकबाल बुरे अंदाज में तो नहीं किया। ऑलिव हावर्ड ने कहा, दलेर तो ये है मिस्टर हरमूस, और जहां तक इसकी बातों का ताल्लुक है तो जो शख्स जमाना तालिब इल्मी में एब्रन हॉल जैसी जगह खड़े होकर हमें बुरा भला कह सकता है, वो भला तुम्हारे सामने क्यों खामोश रहेगा? नहीं नहीं मोशे हरमूस, इसकी ये बातें तो तुम्हें बर्दाश्त करना होंगी। क्यों बेबी, तुम्हारा क्या ख्याल है? लड़की ने कहा, मेरा ख्याल है अंकल हावर्ड, आपने मुझे एक ऐसी शख्सियत से रूशनास कराया है जिसने चंद ही लम्हे में मेरे दिल में घर कर लिया है। मिस्टर अली ने मुझसे इसलिए हाथ नहीं मिलाया कि मेरे खून में यहूदियत के असरात मौजूद हैं। 2 बड़े आदमियों के सामने इतनी बड़ी बात कहना मामूली आदमी का काम नहीं है, और मुझे गैर मामूली आदमियों से बेहद दिलचस्पी है। हरमूस ने कहा, हावर्ड, इस शख्स से कहो कि दोस्तों की तरह गुफ्तगू करे, मैं ज्यादा सख्त बातें बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। ऑलिव हावर्ड बोला, तब फिर तुम कैसे इसराइली हो मोशे हरमूस? तुम जानते हो, दूध देने वाली गाय अगर सींग मारे तो इंसान को खुशी से ये चोट बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अरे तुम बैठो अली, खड़े क्यों हो? तुम्हारी जैसी शख्सियत का एहतराम करना बहुत जरूरी है, और मैं बहरहाल हर बड़ाई का एतराफ करता हूँ। तुम यकीन करो मेरे दोस्त, अब तो तुम्हारे लिए परेशान रहना पड़ता है कि कहीं अपने जज्बातीपन में तुम किसी हादसे का शिकार ना हो जाओ। तुम जैसे दुश्मन मिलते कहाँ हैं? तुम्हारे दम से तो दुश्मनी का लुत्फ कायम है। बैठ जाओ प्लीज। ऑलिव हावर्ड ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और मैं खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। ऑलिव हावर्ड ने मोशे हरमूस को भी बिठा दिया, फिर खुद उसके नजदीक बैठ गया। फिर बोला, बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। दर हकीकत मोशे हरमूस तुमसे पूरी तरह वाकिफ नहीं है अली, हालांकि इन्होंने तुम्हारे बारे में हमेशा दिलचस्पी का इजहार किया है और मेरी तजावीज़ को सराहा है, लेकिन ये कमजोरी है इनकी, बल्कि शायद उम्र का तकाजा है कि हल्की फुल्की बातों पर मुश्तिल हो जाते हैं। नहीं मोशे हरमूस, अली की शख्सियत का एहतराम न करना एक बददियानती होगी। आप अगर मुझसे ये पूछें कि मेरे लिए इस वक्त दुनिया में क्या क्या परेशानियां हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि मैं अपने दुश्मन की जिंदगी का ख्वाहा हूँ, क्योंकि इसने मुझे दुश्मनी का लुत्फ दिया है। दोस्त दोस्ती करते हैं, मोहब्बत करते हैं, सराहा करते हैं, मदद करते हैं। दुश्मन दुश्मनी करता है और हमेशा जिंदगी के खौफ का शिकार रखता है। इस तरह इंसान के अंदर सलाहियतें बेदार रहती हैं, अपने दुश्मन से महफूज रहने का जज्बा पैदा होता है। मोशे हरमूस, शायद तुमने किसी से दुश्मनी की ही नहीं। इस दुश्मनी में जो मजा है वो दोस्ती में नहीं। अली मेरा बेहतरीन दुश्मन है और मुझे यकीन है कि अली भी यही तसव्वुर मेरे लिए जहन में रखता होगा। शायद तुम यकीन न करो इस बात पर मोशे हरमूस के हम दोनों को बारहा मौका मिला कि एक दूसरे को ख़त्म कर दें। उस वक्त शिद्दत जोश में हमारी जज्बाती कैफियत ऐसी ही थी कि अगर हम में से कोई दूसरे के कब्जे में आ जाए तो दांतों से उसकी बोटियां चबा डाली जाएं। लेकिन हम जब भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए, हमारा हाथ एक दूसरे पर न उठा, क्योंकि हम ज़हनी और जिस्मानी तौर पर टक्कर के दुश्मन थे। हमने या कम से कम मैंने यही सोचा कि अगर अली मेरे हाथों हलाक हो गया तो फिर उस जैसा शख्स दूसरा नहीं मिलेगा। मुमकिन है अली ने भी मेरे बारे में यही सोचा हो। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम्हारी तकरीर कुछ ज्यादा ही तवील होती जा रही है हावर्ड, बेहतर होगा कि हम अपने मतलब की बात करें। ऑलिव हावर्ड के मुंह से निकला, गुड।
میں چاہتا تھا کہ اپنے اور تمہارے تعلق خصوصی سے مسٹر موشے ہرموس کو پوری طرح باخبر کر دوں۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں کہا، لیکن میرے پاس ان فضولیات کے لیے بالکل وقت نہیں۔ اولیو ہاورڈ چند لمحے میرے چہرے پر نظر جمائے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے کوئی بہت با اختیار انسان ایک حقیر کیڑے کے سامنے موجود ہو۔ وہ بولا، علی، اب جب کہ میرے پاس تمہارے خلاف کچھ ایسے کارڈ ہیں جنہیں سامنے لا کر میں تمہیں ذہنی طور پر پریشان کر سکتا ہوں، تو میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میری بات سننے کے درمیان یہ نہ بھولنا کہ اس عمارت میں ہمارے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں جو میرے ایک اشارے پر تمہارے خلاف حرکت میں آ سکتے ہیں۔ چنانچہ کسی ہنگامہ آرائی کا تصور بھی ذہن سے نکال دو۔ ایک اچھے اور دلیر دشمن کی مانند میرے اور تمہارے درمیان کچھ گفتگو ہوگی، اس پر غور کرنا، سوچنا اور فیصلہ کر لینا۔ میں جانتا ہوں کہ شاید تم زندگی کے کسی بھی حصے میں اپنے مشن سے غداری نہیں کرو گے، لیکن اگر میں تمہیں مجبور کر کے تم سے کچھ کام لینا چاہوں تو یہ میرا حق ہے۔ جب بھی تمہیں موقع ملے میرے چنگل سے نجات پا لینا، لیکن فی الحال تمہارے لیے میری بات مان لینے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ میں نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں ہاورڈ کہ تم ذہنی طور پر بھٹکے ہوئے ہو۔ تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور کس سے مخاطب ہو۔ وہ بولا، ابھی تم یہ کہہ سکتے ہو علی، کیونکہ تمہیں خود بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا جال تمہارے گرد کس حد تک پھیل چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ پہلے پوری توجہ سے میری بات سن لو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنے میں تمہیں بھی آسانی ہوگی اور میں بھی مزید سردردی سے بچ جاؤں گا۔ اولیو ہاورڈ جس انداز میں مجھ سے گفتگو کر رہا تھا اس نے اب مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا پورا اعتماد انداز گفتگو میرے لیے تشویش کا باعث تھا۔ یقیناً اس خبیث یہودی کے شاطر ذہن نے میرے ارد گرد ایسے پھندے لگا دیے تھے جس کی بنیاد پر وہ اس وقت میرے سامنے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، لہٰذا میں محتاط ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، میں تمہاری بات سن رہا ہوں ہاورڈ، بہتر ہوگا اگر تم مختصر الفاظ میں اپنا مدعا بیان کرو۔ وہ بولا، تمہارے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے بڑی عجیب و غریب کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جن لوگوں کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا وہ تم سے سب کچھ چھینتے رہے۔ میرا خیال تھا علی کہ تہذیب میلکم ایکس کی موت کے بعد تمہارے نظریات تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ اپنا سب کچھ کھونے کے بعد تم نے ایک رفیق زندگی کو پا لیا تھا۔ میں نے خود بھی اکثر ان لائنوں پر سوچا تھا کہ تم سے تہذیب چھین لی جائے، لیکن فلسطینیوں نے اس سلسلے میں عمل بھی کر ڈالا اور بالآخر تمہاری محبوبہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ علی، اس کے بعد بھی اگر تم ان کے لیے دل میں نیک جذبات رکھتے ہو تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو۔ میں خاموشی سے اولیو ہاورڈ کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں بہت سے خیالات امڑ رہے تھے۔ وہ شاطر انسان تہذیب میلکم ایکس کے معاملے کو ابھی مخفی ہی رکھنا چاہتا تھا۔ میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ اگر اولیو ہاورڈ کی مرضی کے مطابق کچھ کام ہو جائے تو شاید وہ تہذیب کی زندگی کا اقرار کر لے اور مجھے بتائے کہ تہذیب اس کے قبضے میں موجود ہے، اس کے بل پر مجھے بلیک میل کرے۔ لیکن وہ شیطان زیادہ تھا، انتہائی عیار اور مکار، اس سے ہر بات کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ غالباً اس سلسلے میں اس کے ذہن میں کوئی اور ہی خوفناک منصوبہ تھا۔ میں بھی اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مناسب موقع کا انتظار میرے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا، تہذیب کے معاملے کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے اور تم جانتے ہو کہ میں اپنے مشن کی خاطر اپنا ہر ذاتی مفاد قربان کر چکا ہوں۔ اگر مجھے اپنی ذاتی خواہشات کی اتنی ہی پرواہ ہوتی تو مجھے اس قدر سختیاں جھیلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن اس معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے تم صرف وہی کچھ کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ ہاورڈ بولا، موشے ہرموس سے میں تمہارا تعارف کروا چکا تھا علی، لیکن یہ باتیں تمہارے سامنے کہنی بھی ضروری سمجھی تاکہ موشے ہرموس کو علم ہو جائے کہ میں نے کسی بھی سلسلے میں غلط بیانی نہیں کی۔ کیوں موشے ہرموس؟ میں نے جو کچھ علی کی غیر موجودگی میں تم سے کہا تھا، کیا یہی سب نہیں تھا؟ موشے ہرموس نے بدستور ناگوار لہجے میں کہا، بے شک تھا، لیکن اس شخص کے دل سے تم اسرائیل کے خلاف نفرت کیسے نکال سکو گے؟ ہاورڈ بولا، کبھی نہیں نکال سکوں گا۔ ویسے علی، گرے سٹون کے لیے یہ سب کچھ کرنے کا شکریہ۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بھی مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ تمہاری مدد کے بغیر ہم یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس خبیث کے لبوں پر بڑی ہی طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ گرے سٹون موشے ہرموس کی ملکیت ہے اور موشے ہرموس نے اپنی تمام تر آمدنی کا 75% اسرائیل کے لیے وقف کر دیا ہے۔ سارڈان کی پہاڑیوں سے جو کچھ برآمد ہوگا اس کا 75% منافع حکومت اسرائیل کو دیا جائے گا۔ اسرائیلی حکومت تمہاری اس کاوش کے سلسلے میں تمہاری پرانی رنجشیں بھلانے کے لیے تیار ہے اور موشے ہرموس بھی اس عظیم الشان کامیابی پر بے حد خوش ہیں اور تمہاری سفارش کرتے ہیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے اولیو ہاورڈ کہ میں ابھی تک تمہاری اس بکواس کا مقصد نہیں سمجھ سکا۔ اولیو ہاورڈ پر میرے الفاظ کا ذرہ برابر اثر نہ ہوا۔ وہ بدستور مسکراتے ہوئے بولا، اس بار میرے اور تمہارے درمیان ایک دلچسپ کھیل ہوا ہے علی۔ کارپوریٹ ایک امریکی کمپنی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت امریکہ کی منظور نظر ہے۔
जबकि ग्रे स्टोन से अमरीकी हुकूमत को कई जगह शदीद नुकसानात पहुंच चुके हैं। ग्रे स्टोन एक तनाज़ा है अमरीकी हुकूमत और इसराइली हुकूमत के दरमियान, चूंकि उसमें ज्यादातर रूसी हुकूमत के शेयर्स हैं और खास तौर से क्यूबा के मफादात ग्रे स्टोन से सबसे ज्यादा वाबस्ता हैं। इसलिए अमरीकी हुकूमत ग्रे स्टोन को हमेशा कड़ी निगाहों से देखती है। मौशे हरमुज का ताल्लुक भी अमरीका ही से है, लेकिन वो ग्रे स्टोन को निहायत होशियारी से चला रहे हैं। अगर कॉर्पोरेट सार्डान की पहाड़ियों में कानकुनी का ठेका हासिल करने में नाकाम रहती है और उसकी जगह कोई और कंपनी कामयाब हो जाती, तो शायद हुकूमत अमरीका के लिए ये बात उतनी अहम न होती जितनी ये कामयाबी ग्रे स्टोन के हिस्से में आने की वजह से होगी। और सिर्फ यही एक बात उसे मुश्तिल करने का सबब नहीं बनेगी, बल्कि इस मामले को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा कि तुम्हारी ही वजह से गोइटे हिल में कॉर्पोरेट कंपनी के तमाम असासे जब्त करके उस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मेरा ख्याल है तुम्हें सूरत हाल का किसी हद तक अंदाजा हो चुका होगा। इस सिलसिले का सबसे दिलचस्प पहलू ये है अली के ग्रे स्टोन के लिए सार्डान की पहाड़ियों में कानकुनी का ठेका तुम्हारे नाम से दिया गया है। गोया अगर इस सिलसिले में तुम अपने जाती असर व रसूख इस्तेमाल न करते तो शायद फैसला कॉर्पोरेट के हक में हो जाता। तुम्हारी कोशिशों ने अमरीकी हुकूमत को जबरदस्त शिकस्त से दोचार किया, लिहाजा इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। तुम पहले भी अमरीकी हुकूमत के लिए दर्द सर बने हो और उनकी ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम सर फहरिस्त है। मेरे बदन में सनसनी सी होने लगी। ऑलिव हावर्ड जो कुछ कह रहा था वो फौरन ही मेरी समझ में आ गया था। जो हिमाकत मुझसे हुई थी उसका शदीद एहसास अब मुझे हो रहा था। ऑलिव हावर्ड की इब्तिदा ही से ये ख्वाहिश थी कि मुझे मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे और कोई ऐसा पॉइंट हासिल करे जिसके जरिए मेरी ज़ात से मेरे वतन को नुकसान पहुंचे। फ़लस्तीनी मुसलमान थे और जज्बा अख़ुव्वत इस्लामी मेरे दिल में शदीद तर था, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद वतन की मिट्टी और अहले वतन मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थे। मैंने तो खुद को जब भी कभी किसी से रूशनास कराया तो अपने वतन का हवाला दिया। मेरी असल शनाख्त तो पाकिस्तान ही था। मैंने इस बात पर हमेशा फ़ख्र किया और अगर मेरे वतन को मेरे नाम पर मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए और उसे मेरे हवाले से किसी कार्रवाई का हदफ बनाया जाए तो ये मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त था। दफतन ऑलिव हावर्ड की आवाज़ मेरी समात से टकराई। बोला, वतन से दूर रहकर फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए सरगर्म रहना बेशक एक अच्छा फेल है अली यार खान, और इससे तुम्हारे मिल्ली जज्बे का अंदाज़ा होता है। लेकिन क्या तुम्हें सिर्फ फ़लस्तीनी मुसलमानों से दिलचस्पी है? क्या अपने हम वतनों का तुम्हारे ज़हन दिल में कोई ख्याल नहीं? कभी उस तरफ भी गौर किया है अली? क्या कुछ हो रहा है वहाँ? तुम्हारे मुल्क के दुश्मन किस तरह उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं? उनकी रात दिन ये कोशिशें हैं कि किसी तरह वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, उसे एक मजबूत कुव्वत बनकर न उभरने दें। तुम्हारा मुल्क बेशुमार बैरूनी खतरात से घिरा हुआ है और तुम्हारे हुक्मरान अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद पर बहुत सी मुराद हासिल कर रहे हैं। OX तैयारों का निज़ाम, F-16 और बेशुमार ऐसी दिफाई ज़रूरतें अमेरिका के ज़रिए पूरी हो रही हैं जो मुल्क के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन हालात में तुम्हारी अपनी शख्सियत अगर इस अंदाज से सामने आए कि एक पाकिस्तानी बाशिंदे ने अमेरिका को बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद नुकसानात पहुँचाए और इसराइली मफादात के लिए काम किया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अमरीकी सेनेट में तुम्हारे बारे में चिमेगोइयाँ नहीं होंगी? क्या ये सवाल नहीं उठाया जाएगा कि कॉर्पोरेट को एक अजीम खसारे से दोचार करने वाला अली यार खान एक पाकिस्तानी है और हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में किसी न किसी तौर जिम्मेदार है? तुम्हारे मुखालिफ मुल्क की अमरीकी लॉबी इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेगी और पाकिस्तान को दी जाने वाली अमरीकी इमदाद को रुकवाने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल है मेरे दोस्त, इससे ज़्यादा अब तुम्हें समझाना ज़रूरी नहीं है। मैं सकते के आलम में ऑलिव हावर्ड की सूरत देखता रहा। मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता से कहा, ऑलिव हावर्ड, बिलाशुबा मेरे और तुम्हारे दरमियान बदतरीन दुश्मनी का रिश्ता कायम है और कायम रहेगा। तुमने इस बार जो दाव खेला है उसने मुझे चित कर दिया है। जहाँ तक फ़लस्तीनियों के मफाद के लिए काम करने का मामला है, तुम उसका पस मंज़र जानते हो। मैंने जिसके लिए ये काम शुरू किया था इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, लेकिन बहरहाल मैं अपने वतन के लिए कोई दुश्वारी पैदा करना नहीं चाहता। ये बताओ, मेरी इस हिमाकत का इजाला किस तरह हो सकता है? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।